अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्रेपर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराग्राफ कंप्रीहेंशन एक्सरसाइजेज के ऊपर कुछ एमसीक्यू हैं। तो उसी सीरीज़ में एमसीक्यू में हम पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स के ऑप्शंस होंगे। जो पैराग्राफ में करेक्ट ऑप्शन होगा उस तरह फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पैराग्राफ है ये यूजेस ऑफ सेल फोन पे है। इसमें हमारे पास कहते हैं The use of cell phone has become critical in modern society. ठीक है, serving as essential tool for communication, entertainment and productivity. ठीक है ना, ये इसके with advanced features. कौन से advanced features हैं? Like high speed internet access, GPS navigation and wide area variety of applications. Cell phone facilitate everything from staying in touch with loved ones to manage work tasks on the go. ये इसके यूजेस बताए जा रहे हैं। दूसरी बात, they offer instant foreign access to information and social media platform, making it easier for people to stay informed and connected. उर्दू ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। फिर कहते हैं इसके अब नेगेटिव एस्पेक्ट बताएगा, ये इसके इसमें ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए। नेगेटिव में कहते हैं however ताहम excessive use of cell phones can lead to issues such as कौन से issues? Decreased face to face interaction, reduce attention span and potential negative impacts on mental health। तीन तरह के बताया इसने। फिर उसमें आखिर में वो कंक्लूड करता है, कहता है कि balancing cell phone uses with other activities is crucial for maintaining overall well being। तो ये हमारा पैराग्राफ था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ सेल फोन। और सेल फोन की सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस में उसकी जो इस सिग्निफिकेंस है उसको डिस्कस किया, फिर उसके यूजेस को डिस्कस किया कि इस मॉडर्न टाइम उसके यूजेस क्या हैं, फिर उन्होंने उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स को डिस्कस किया और फिर हमने उसको कंक्लूड किया कि उसको आप किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो यूं बनेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे बने, पूछता है multiple choice questions. What are some of the advanced features of cell phone mentioned in the paragraph? कौन से advanced features हैं जो मोबाइल फ़ोन में अब होते हैं और जो फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन को? लैंडलाइन कॉलिंग एंड फैक्सिंग, ये तो मोबाइल फ़ोन में नहीं होता, ये पुराना सा। प्रिंट मीडिया एक्सेस एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है लेकिन ऐसी नहीं है। टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये भी हैं लेकिन ये एडवांस्ड नहीं है, ये पुरानी चीज़ें भी मौजूद थी। लेकिन मोबाइल के अंदर जो एडवांस चीज़ है वो हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है और जीपीएस नेविगेशन है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। व्हाट इज वन पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव सेल फोन यूज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ? पैराग्राफ में जो मेंशन्ड एक सेल फोन का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कौन सा है? इंक्रीज फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो इससे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती, ये बात गलत होगी। दूसरी बात, इंप्रूव मेंटल हेल्थ, इससे मेंटल हेल्थ खराब होती है, ठीक नहीं होती। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन जो होता है ना, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने का, फोकस करने का जो आपका स्पैन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जिस आप हमारे पास आजकल ये जो यूट्यूब की शॉर्ट्स हो गई और इसमें हमारे पास टिकटॉक की छोटी 30 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो, तो हमारा वो स्पैन अटेंशन का कम होता जा रहा है इसको देख देख के। ठीक है, तो इसका ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, regarding to paragraph which what is crucial for maintaining overall well-being in context of cell phone? क्या चीज़ ज़रूरी है? ठीक है ना, अवॉइडिंग ऑल डिजिटल डिवाइसेस, तो ऐसा नहीं, नहीं कर सकते, इस मॉडर्न दौर में अवॉइड नहीं कर सकते। यूजिंग ओनली बेसिक सेल फोन, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम टू स्टे इन्फॉर्म, नहीं जी। तो इसमें हमारे पास जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हुआ है, बैलेंसिंग सेल फोन यूजेस विद अदर एक्टिविटीज, इन चीज़ों को बैलेंस करके चलाएं तो आपका जो होगा ये इसमें बैलेंस आ जाएगा और आप अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा पैराग्राफ है वो उसमें हमसे पूछता है वाटर के ऊपर है, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के ऊपर। तो उसमें क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। वाटर इज़ वाइटल, ज़रूरी फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बिकॉज हर चीज़ जो है वो पानी से बनी और पानी बहुत ज़रूरी है इंसानी या कोई भी चीज़ हो लिविंग उसकी बका के लिए। लिविंग प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन वेरियस बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। It is essential for human survival as it aids help करते हैं in digestion, absorption and transportation of nutrition as well as regulating body
टेम्परेचर बियॉन्ड इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से अलावा हटकर वाटर इज फंडामेंटल, ज़रूरी है, बुनियादी है, टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी प्रोडक्शन, मेकिंग इट इनडिस्पेंसिबल, नागुज़ीर, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए भी ये बड़ा अहम है। ठीक है ना, इकोसिस्टम, उसके बाद इकोसिस्टम रिलाई ऑन वाटर टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल processes, highlighting its importance in preserving environmental health. Additionally, access to clean water is fundamental human right, ठीक है ना, crucial for preventing disease and promoting overall health and well-being। तो ये सारी बातें वाटर के बारे में हमने उसकी पहले सिग्निफिकेंस, फिर उसकी बायोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी, फिर उसके बाद जो वो एक ह्यूमन राइट के तौर पर भी है, एक साफ पानी पहुंचाना। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम अब एमसीक्यू देखते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो देखते हैं। सही है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स ऑफ वाटर इज मेंशन्ड इन रिलेशन टू ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन कौन सा है जो इम्पोर्टेंस जो इस पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। बिल्डिंग मसल मैस, तो ऐसा नहीं है, इस पैराग्राफ में कम से कम ये डिस्कस नहीं किया गया, होगा इसका कोई इम्पैक्ट लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोवाइडेड इंसुलेशन, ये भी नहीं डिस्कस किया गया, होगा इसका ये। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, इतना भी बेसिक नहीं है, लेकिन इससे ये इसका फंक्शन। लेकिन इस पैराग्राफ में जो चीज़ यूज़ हुई है वो है एडिंग इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन, तो ये इसमें पानी काफ़ी हेल्पफुल होता है इंसानी बॉडी के अंदर। हाउ इज़ वाटर सिग्निफिकेंट टू एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। पैराग्राफ में कैसे जरूरत है, इट सर्व एज हैबिटेट फॉर फार्म एनिमल, तो ऐसा नहीं है। इट पावर्स फार्मिंग मशीनरी, तो ऐसा भी नहीं है। इट रिप्लेसेस सॉइल इन सम फार्मिंग मेथड्स, तो ऐसा भी नहीं है। इसका जो पैराग्राफ में यूज़ है वो है, इट इज़ यूज फॉर क्रॉप इरीगेशन, सिंपल इरीगेशन के लिए एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। उसके बाद नंबर 3 जो है उसमें पूछता है, व्हाट इज एम्फिसाइज्ड एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट रिलेटिंग टू वाटर इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास बॉटल्ड वाटर अवेलेबिलिटी, तो ऐसा नहीं है। फ्री वाटर फॉर एवरीवन, ऐसा भी नहीं है। अनलिमिटेड वाटर यूजेज, ऐसा भी नहीं। एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये बेसिक ह्यूमन राइट है, एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इसको पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया गया है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आता है साइंस के ऊपर, साइंस की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस और साइंस होती क्या है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है। आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके स्पोर्टिंग डिटेल्स में कुछ सेंटेंस आते हैं, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर इसका वही है। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है डिस्कस करना, जस्ट पैराग्राफ को समझ के अंडरस्टैंड करके। आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकेंगे, जब आपको देखो इस इन ये जितने भी ये वर्ड्स यूज हुए ना, इन वर्ड्स को आप इनके फंक्शन को पता हो कि इसमें ये वर्ड्स यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, जब आप इसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी वोकेबलरी होगी, तो फिर क्या होगा कि आप इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब इस चीज़ को आप समझ जाओगे ये इस बात क्या की गई है, तो आप इन क्वेश्चंस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। जो मैंने जब लेक्चर्स दिए थे पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग पे या कम्प्रीहेंशन पे, वो लेक्चर जाकर स्टार्ट में सुने कि कौन कौन से प्री रिक्विजिट मैंने डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, इसेंशियल हैं पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो चीज़ें, वो प्रैक्टिस आप करें तो आपकी पैराग्राफ कम्प्रीहेंशन स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। आप इसको पढ़ते रहे इंग्लिश को, तो आपकी फिर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हैं। इसमें कहता है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक इंडेवर, कोशिश है एक, इंडेवर कोशिश को कहते हैं, सिस्टमैटिक एक कोशिश है, डेट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेज नॉलेज, क्या करती है, डेट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। देखो साइंस सिंपल जो है ना, ये किस पे डिपेंड करती है, एक सिस्टमैटिक फील्ड ऑफ स्टडी है जो टेस्ट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, इसमें आप कोई भी बात अपने हाइपोथेसिस हवा में नहीं दे सकते, जब तक आप उस हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं करते हो तो वो साइंस में उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती साइंटिफिक मेथड के अंदर। ठीक है, तो साइंस उस चीज़ को मारती है जिसको एक्सपेरिमेंट प्रूव करे कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है ना, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हो, ह्यूमन बॉडी के बारे में हो, फिजिकल फिनोमेना के बारे में हो, यूनिवर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, आपको उसका प्रूफ चाहिए और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, उसके इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन साइंस के अंदर,
पहले observation, experimentation and analysis to understand natural phenomena. The scientific method, which includes steps such as hypothesis formation, experimentation and conclusion, is central to this process. जो scientific process होता है, science has profoundly greatly impact सोसाइटी बाय ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ऐसा ही है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब नॉलेज को हमने बिल्ड किया कि सिस्टमेटिक वे में, और एक्सप्लेनेशन किसके ऊपर हमारी ये हो, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, सही है। तो तब ये पॉसिबल हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, improving medical treatments and enhancing our understanding of the world around us. It fosters, develops critical thinking and curiosity, तो जैसे encouraging individuals to question करें and explore, क्या चीज़ एक्सप्लोर करें, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग, कि हर चीज़ के जो मतलब उसका माखज क्या है, वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो उस चीज़ को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, उससे भी छोटे आजकल जो चीज़ें आ गई हैं, केमिस्ट्री वाले बेहतर समझते हैं, और फिर यूनिवर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, और देखें फिजिक्स के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं, और केमिस्ट्री के जो हैं एटम के, वो छोटी छोटी चीज़ों को, इसी तरह ह्यूमन जो बॉडी का सेल है उसको डिस्कस करते हैं। ये सारा साइंटिफिक इंडेवर्स है, सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें सारी रिक्वायर्ड होती हैं, और कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं की जाती जिसको साइंटिफिक मेथड प्रूव ना करता हो, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी इस टॉपिक के ऊपर, कि ये होता है कि अब इसके ऊपर जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, वो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, मल्टीपल क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेस इन साइंस मेंशन इन द पैराग्राफ। क्या रैंडम गेसिंग होती है कि कोई भी आप गेस लगा लो, ऐसा नहीं होता। आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है, मतलब आपको जैसे हम लिटरेचर में कोई पोएम क्रिएट कर लेते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, तो ऐसी आर्टिस्टिक क्रिएशन भी नहीं होती, ठीक है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं वो हमारा मेथड है द साइंटिफिक मेथड, जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, हाइपोथेसिस, सारी चीजें होती हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, वो पूछता है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ व्हाट इम्पैक्ट हैज साइंस एट सोसाइटी। ये साइंटिफिक मेथड और ये साइंस जब से हमने अपनाई है, इसको फॉलो किया, तो हमें सोसाइटी को क्या मिला है। इट हैज़ हिंडर्ड मेडिकल प्रोग्रेस, क्या इसने मेडिकल प्रोग्रेस को रोका है, तो ऐसा तो नहीं है। इट हैज़ रिड्यूस क्यूरोसिटी, इसने और बढ़ाई है, तजस्सुस और बढ़ाया है। इट हैज़ लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा किया है जी इसने ग्रोथ को, टेक्नोलॉजी। तो इट हैज़ ड्रिवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट डज साइंस इनकरेज इंडिविजुअल टू डू, किस तरफ वो मोटिवेट करती है साइंस इंडिविजुअल्स को करने के लिए, एज हाईलाइटेड इन द पैराग्राफ, जैसे कि पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है। एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग के लिए मोटिवेट करती है, क्वेश्चनिंग आपने इसका जो बुनियादी बात है साइंस में। फोकस सोलली ऑन आर्टिस्टिक परस्यूट्स, नहीं जी, ये कोई लिटरेचर तो नहीं है, ठीक है ना, ना ही इस तरह की कोई अदबी चीज़ है कि जिसके अंदर इस चीज़ को फॉलो किया जाए। अवॉइड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेना, तो अवॉइड नहीं करती, कोशिश करती है अंडरस्टैंड करने की नेचुरल फिनोमेना को, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो साइंस करती है वो क्या, क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब आप इस तरह इजीली इजीली इन चीज़ों को आपको इंटरप्रेट करना और इन क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाएगा, सही है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्रिपेयर एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ कंप्रीहेंशन, और उसका पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो पैराग्राफ है आज वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की सिग्निफिकेंस और है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है, और इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट of modern society, enabling the movement of people and goods across the various distance efficiently. It encompasses क्या transport multiple modes, कौन कौन से modes होते हैं, including road, rail, air and sea, each serving specific purpose and contributing to economic growth and globalization. Efficient transport systems reduce travel time and cost, दोनों चीज़ें, facilitate trade and enhance access to education, healthcare and employment opportunities. Moreover, advancement in transport technology such as electric vehicle and high-speed trains are addressing environmental concern by reducing carbon emission. ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या आ रही है ना, तो इससे क्या होता है, जो हम हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, दूसरी चीज़, तो उससे हमारे जो एनवायरनमेंट पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इससे हमारे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है ये रिड्यूस हो रहे हैं, तो जैसे कार्बन एमिशन कम हो रही है, एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इज indispensable, नागुज़ीर होगी, फॉर सोसाइटियल डेवलपमेंट, कनेक्टिंग कम्युनिटीज एंड सपोर्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, एमसीक्यू में हमारे पास जो इसके
क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। ये बात याद रखनी, जो चीज़ पैराग्राफ में पूछी गई है आपको हजार उसके आंसर पता हो, लेकिन रेलेवेंट रहना है उस चीज़ से जो आपसे पूछी गई है और जो आपको बताई गई है। ओके, अब पाइपलाइन और केबल का तो डिस्कस नहीं किया गया, टेलीपोर्टेशन एंड वर्चुअल ट्रैवल का भी डिस्कस नहीं किया गया, हॉर्स बैक एंड वॉकिंग का भी डिस्कस नहीं। तो जो चीज़ डिस्कस की है वो है हमारे पास रोड, रेल, एयर एंड सी, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किए गए हैं। फिर हमसे पूछता है हाउ डू एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेनिफिट सोसाइटी, सोसाइटी को किस तरह इसका बेनिफिट है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। बाय इंक्रीजिंग ट्रैवल टाइम एंड क्रॉस, इंक्रीज नहीं करती डिक्रीज करती है। बाय प्रमोटिंग आइसोलेशन, आइसोलेशन नहीं करती जोड़ती है। बाय लिमिटिंग एक्सेस, एक्सेस लिमिट नहीं करती। तो ये भी गलत होगा, जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, उसमें क्या है बाय रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम, सफर करने का वक्त कम करती है और कास्ट भी, खर्चा भी कम होता है। सही है, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे आता है व्हाट एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी आर मेंशन इन द पैराग्राफ। कौन सी एडवांसमेंट को डिस्कस किया है जो कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में हुई है। हॉट एयर बलून एंड बाईसाइकिल्स, इसको डिस्कस नहीं किया गया। स्पेस शटल्स एंड सबमरीन, इसको भी डिस्कस नहीं किया गया। स्टीम इंजन एंड हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस को भी डिस्कस नहीं किया। तो जैसे इसको डिस्कस किया गया पैराग्राफ में, वो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स, दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। द एटमॉस्फेयर इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर आपकी ज़मीन के गिर्द जो एक गैसेस का मजमुआ होता है और लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इंसानी ज़िंदगी के लिए, उसको डिस्कस करना है इस पैराग्राफ में। कहता है कि द एटमॉस्फेयर इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, ज़रूरी कंपोनेंट ऑफ अर्थ, playing a crucial role, important role in sustaining life and maintaining environmental balance. It acts as a protective shield, filtering harmful solar radiation and reducing, किस चीज़ को reduce करते हैं, the impact of meteorites। meteorites वो जो सितारे गिरते हैं जिसको शहाब साकिब कहते हैं जिन सितारों को, तो उनके impacts को reduce करते हैं। the atmosphere, जैसे ही वो आपके एटमॉस्फेयर में enter होते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, खत्म हो जाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ लेयर्स, उसकी लेयर्स होने विथ ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ट्रोपोस्फेयर, वेयर वेदर अकर, जमीन के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है ना उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, विच कंटेन्स ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेंट, उसके ऊपर मीजोस्फेयर होती है, स्ट्रेटो तो हाइड्रो सॉरी आइनोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है। ठीक है, तो उस इट आल्सो रेगुलेट्स टेम्परेचर बाय ट्रैपिंग हीट थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंश्योरिंग द प्लानट रिमेन हैबिटेबल। ठीक है ना, वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको ट्रैप करते हैं, इसलिए कि वो ज़रूरी होती है ज़मीन पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। Additionally, the atmosphere facilitates the water cycle and supports respiration in living organism। तो हमें एक और इसका फायदा क्या है, फंक्शन क्या है एटमॉस्फेयर का, ये फैसिलिटेट करता है वाटर साइकिल को। वाटर साइकिल्स के थ्रू क्या बनता है, बुखारात उठते हैं और वो बादल बनते हैं, फिर उनकी कंडेंसेशन होती है, फिर बारिश होती है, ये वाटर साइकिल है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये भी एटमॉस्फेयर के थ्रू होता है। और दूसरा रिस्पायरेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ये भी किसके थ्रू होता है, एटमॉस्फेयर में इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है। उसके बाद हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन बोथ इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन हेल्थ, दोनों में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है और ह्यूमन हेल्थ में भी काफ़ी फंक्शन है। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास पहला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, प्रोड्यूसिंग फूड भी प्रोड्यूसिंग क्रिएटिंग फॉसिल फ्यूल, तो ये भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, फिल्टर हार्मफुल सोलर रेडिएशन, हम नहीं, जो एटमॉस्फेयर ये क्या करते हैं, फिल्टर हार्मफुल सोलर रेडिएशन। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर अक्रंस, किधर वेदर अक्रंस होती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो वो हमने बढ़ता ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, मीजोस्फेयर में नहीं होती, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती और थर्मोस्फेयर में भी नहीं होती। ये सबसे ऊपर जो जमीन के ऊपर लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसमें होती है। ठीक है, उसके बाद हाउ डज द एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर, किस तरह जी ये अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करती है ये जो एटमॉस्फेयर है। बाय एब्जॉर्बिंग ऑल सनलाइट, तो सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। बाय एलिमिनेटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को एलिमिनेट नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, बल्कि
बताता हूँ क्या किया जाता है। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑल हीट बैक टू स्पेस, ऐसा भी नहीं किया जाता, सारी स्पेस में वापस भी नहीं की जाती। क्या किया जाता है? बाय ट्रैपिंग हीट थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो लेयर्स ऑफ गैसेस होती है ये ग्रीन हाउस का काम करती हैं, इसमें जो हीट इंटर हो जाती है फिर वो बाहर स्केप नहीं कर सकती। जब स्केप नहीं कर सकती तो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जितनी रिक्वायर्ड हमें टेम्परेचर चाहिए इस ज़मीन पर रहने के लिए वो हमें इस चीज़ से हासिल हो जाता है, क्योंकि वो ये गैसेस ये एटमॉस्फेयर के लिए उन गैसेस को ट्रैप कर देती हैं, बाहर दोबारा स्केप नहीं करने देती। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पैराग्राफ है इस सीरीज का वो है लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर क्या है? ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लिटरेचर होता क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर पैराग्राफ है, उसको डिस्कस करते हैं। लिटरेचर इज अ रिच एंड डाइवर्स फील्ड दैट इनकम्पसेस, क्या क्या इसमें, रिटन वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों इसमें रिटन जो वर्क होते हैं उसमें इंक्लूड है। तो क्या चीज़ इसमें इंक्लूड है? नॉवेल्स होते हैं, पोइट्री होती है, प्लेज होते हैं, एसेज होते हैं। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक लिटरेचर के लिए। जो दूसरा लिटरेचर साइंटिफिक लिटरेचर भी हो सकता है, जो चीज़ें सारी, इट सर्व्स, क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, किसी भी एज के चाहे हो, किसी भी टाइम के चाहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कैप्चरिंग इमोशंस, इमोशंस को डिस्कस किया जाता है। थॉट्स, कल्चरल वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स पीरियड एंड सोसाइटीज। ठीक है, थ्रू लिटरेचर रीडर्स कैन एक्सप्लोर, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, intricate plots and profound themes, gaining insight into human condition and different perspectives. Okay, it develops empathy, हमदर्दी and critical thinking, allowing individuals to connect to other experiences, दूसरों के experience से क्या करते हैं, connect होते हैं हम, and ideas. Furthermore, literature preserve, क्या करता है, history and heritage को preserve करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पास का लिटरेचर है, ग्रीक लिटरेचर है, पर्शियन लिटरेचर है, अरेबिक लिटरेचर है, ठीक है ना, इस्लामिक लिटरेचर, उसने क्या किया, हेरिटेज और हिस्ट्री को प्रिजर्व भी किया है। पास्ट के हमें जो थॉट्स थी, पास्ट की जो हमारी जो जितनी मतलब कल्चरल वैल्यूज थी या उनके जो एक्सपीरियंस है हम तक पहुंचे हैं, किसके थ्रू, लिटरेचर के थ्रू पहुंचे हैं। प्रोवाइडिंग अ विंडो, एक विंडो इनटू द पास्ट, जिसके थ्रू हम पास्ट को देख सकते हैं, उस विंडोज के, ये लिटरेचर विंडो है। शेपिंग और अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सही है, तो इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड हो गया ना पैराग्राफ? अब इसके क्वेश्चन आपने डिस्कस करने। व्हाट आर सम टाइप्स ऑफ रिटन वर्क्स इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर मेंशन इन द पैराग्राफ? क्या पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को डिस्कस किया? नहीं जी। सॉन्ग एंड डांसेस, फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, इन चीज़ों को नहीं डिस्कस किया गया। जो चीज़ डिस्कस की वो ऑप्शन नंबर बी है, नॉवेल्स, पोएट्री, प्लेज एंड ऐसे, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। ये वाले रिटन वर्क्स हैं जो कि पैराग्राफ में डिस्कस किए गए। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2। हाउ डज लिटरेचर बेनिफिट रीडर्स अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ? किस तरह जो रीडर को बेनिफिट करता है? द टीचिंग या फाइनेंशियल स्किल? नहीं जी। बाय फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग? बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था। बाय इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ? ऐसा नहीं है। बाय प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डेटा? ऐसा भी नहीं है। साइंटिफिक लिटरेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इस लिटरेचर की बात की पैराग्राफ में वो ये नहीं करता। वो क्या करता है? बाय फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है। उसमें कहता है व्हाट रोल डज लिटरेचर प्ले इन रिलेशन टू हिस्ट्री एंड हेरिटेज? लास्ट में हमने डिस्कस किया हिस्ट्री और हेरिटेज के हवाले से लिटरेचर क्या रोल प्ले करता है। तो इट रिप्लेसेस हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ऐसा नहीं करता। इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर, ऐसा नहीं करता बिल्कुल। इट इग्नोर्स पास्ट इवेंट, ऐसा भी नहीं करता। इग्नोर तो नहीं करता बल्कि प्रिजर्व करता है। इट प्रिजर्व हिस्ट्री एंड हेरिटेज। ठीक है, दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हमारा सेक्शन बी है वो आई थिंक कंप्लीट होता है। हाँ बिल्कुल, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होता है पैराग्राफ कंप्रीहेंशन में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई प्रेपर एकेडमी। हमारा जो टॉपिक है वो पैराग्राफ कंप्रीहेंशन ही है और उसको हम डिस्कस करें, पार्ट 3 है उसका। और आज का जो पैराग्राफ है ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे, ठीक है ना, स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है उसको डिस्कस करेंगे। एक पैराग्राफ है उसके ऊपर देखते हैं। स्पोर्ट्स प्ले a significant role in promoting physical health, mental well-being, ठीक है, and social cohesion. Regular participation in sport helps individual maintain fitness, reduce the risk of chronic disease जो दिल की बीमारी होती है, and improve overall physical endurance, बर्दाश्त. Beyond the physical benefits, sports also enhance mental health by reducing stress, anxiety, depression through the release of endo- endorphins, ये हार्मोन है, ठीक है ना. Socially, sports
bring people together, fostering teamwork, discipline, and sense of community. They provide a platform for individuals to develop leadership skills, बिल्ड सेल्फ स्टीम एंड फॉर्म लास्टिंग फ्रेंडशिप्स, ठीक है। और इसके बाद एडिशनली मजीद ये स्पोर्ट्स कैन ब्रिज जोड़ती है कल्चरल एंड सोशल डिवाइड्स जो होते हैं, मतलब जो दूरियां होती हैं सोशली या कल्चरली लोगों के दरमियान, और प्रमोट करती है इंक्लूसिविटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इमंग डाइवर्स ग्रुप। तो ये स्पोर्ट्स की जो सिग्निफिकेंस है, उसके जो बेनिफिट्स हैं फिजिकली सोशली, तो उनको डिस्कस किया गया इस पैराग्राफ में, और क्या चीज़ें स्पोर्ट्स से हमें हासिल होती हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, what are some physical benefits of regular participation in sports mentioned in the paragraph? ये बात याद रखनी है, mention in paragraph। अपने से आप हजार बता सकते हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिक रहकर उस चीज को बताना जो पैराग्राफ में डिस्कस की गई है, चाहिए। तो उसी की कंप्रीहेंशन आपसे रिक्वायर्ड है ना। अच्छा, इंप्रूविंग डाइट एंड स्लीप पैटर्न, तो ये भी इंप्रूव करती है, लेकिन ये पैराग्राफ में डिस्कस नहीं है। इन्हांसिंग आर्टिस्टिक स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, तो इस ये भी इफेक्ट करती है, लेकिन ये डिस्कस नहीं है। इंक्रीज स्क्रीन टाइम एंड सिडेंटरी बिहेवियर, ठीक है, ये पैराग्राफ में डिस्कस नहीं है। जो डिस्कस बात है वो ये है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेज मेंटेनिंग फिटनेस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमसे पूछता है नंबर 2 पे, हाउ डू स्पोर्ट्स इन्हांस मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ को किस तरह इंप्रूव करती है स्पोर्ट्स? बाय इंक्रीजिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं। बाय प्रोमोटिंग अनहेल्दी कंपटीशन, नहीं, ऐसा तो नहीं करती स्पोर्ट्स। बाय आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोशल, नहीं, आइसोलेट तो नहीं करती, जोड़ती है, ठीक है ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, दिस वन। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी, बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है ना, ये हेल्थ मेंटल हेल्थ को इस तरह बेहतर करती है, सही है। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास। पूछता है, व्हाट सोशल बिहेवियर व्हाट सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर हाईलाइटेड इन द पैराग्राफ। सोशली जो उसके बेनिफिट्स हैं वो क्या है? प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन, नहीं। इनकरेजिंग सीडेंटरी लाइफस्टाइल, नहीं, ठीक है ना। लिमिटिंग इंट्रक्शन टू स्पेसिफिक कल्चर, लिमिट नहीं करती, ठीक है ना, इंट्रक्शन को। इसमें क्या करती है? इसमें उसने बताया फॉस्टरिंग डेवलप करती है टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। सो दिस वन इज ए करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ आता है वो ह्यूमन राइट्स पे आता है, इंसानी हुकूक पे। ये क्या है, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट प्रोटेक्ट द डिग्निटी, इज्जत, वकार एंड फ्रीडम, आज़ादी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक की, इंश्योरिंग दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। दीज राइट आर यूनिवर्सल, आफाकी, इनएलिएनेबल, चेंज नहीं हो सकते, एंड इनडिविजिबल, और ठीक है खत्म नहीं हो सकते, मीनिंग दे अप्लाई टू एवरी वन विदाउट एक्सेप्शन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, जीने का हक सबको है, कोई किसी का ये लाइफ राइट टू लाइफ नहीं ले सकता, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द, तो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, आज़ादी एंड सिक्योरिटी, एज वेल एज फ्रीडम सच एज, किस तरह की, ऑफ स्पीच, असेंबली, इकट्ठे होने की, एंड रिलीजन, ठीक है ना। दे आल्सो इनकम्पस सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल राइट्स सच एज द राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एन एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Upholding human right is crucial for fostering justice, peace, and development within the societies as it promotes fairness and prevents discrimination and abuse, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स को डिस्कस किया कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स दी गई, फिर उनका बेनिफिट्स बताया गया कि अगर हम इन राइट्स को अपहोल्ड करेंगे, ठीक है ना, लेके चलेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें डिस्कस की। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। कौन सी एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं पैराग्राफ में ह्यूमन राइट्स की? द राइट टू वोट एंड ओन प्रॉपर्टी, ये नहीं डिस्कस की, ये भी राइट होता है, ठीक है ना, दिए जाते हैं। जैसे ये राइट टू वोट सबको एक साथ नहीं मिला था, हम पढ़ते हैं सफरेज मूवमेंट्स हुई थी अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, तो उसके बाद राइट टू वोट मिला था। फिर प्रॉपर्टी के वोट जो हमारे
वेमेन है वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पहले नहीं थे उनको, ठीक है, हाल तो इस्लाम ने तो दिए थे, लेकिन अभी लोग नहीं देते। द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, द राइट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, ये भी, एंड द राइट टू विन प्राइजेस एंड अवार्ड्स, ठीक है, ये नहीं डिस्कस की, जो डिस्कस किया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, अब हमारे पास सेकंड पे आता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, according to paragraph the which what characteristics do human rights have, कौन से होने चाहिए? They are granted by governments, no. They apply only to certain groups, no. And they are universal and inalienable. They can be taken away based on behavior, no. ये इसमें से कोई भी नहीं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है कि they are universal and inalienable. ओके, यूनिवर्सल आफाकी जो सबको हासिल हो, और इनएलिएनेबल वो राइट्स होते हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, नंबर थ्री पे है व्हाट इज व्हाई इज अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट इज इम्पोर्टेंट एज स्टेटेड इन द पैराग्राफ, फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सक्लूसिवली, नहीं जी ऐसा नहीं है। फॉर फॉस्टरिंग जस्टिस पीस एंड डेवलपमेंट, यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। फॉर इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऐसा भी नहीं है। फॉर रिड्यूसिंग द नीड फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो ये डिस्कस नहीं हुई चीज़ें, जो डिस्कस हुआ है वो पॉइंट नंबर बी के किसके लिए, फॉर फॉस्टरिंग जस्टिस पीस एंड डेवलपमेंट। ओके, अच्छा उसके बाद लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, लास्ट आई थिंक ये पैराग्राफ है, इसमें भी 30 एमसीक्यू को रखा गया ना, 10 पैराग्राफ और हर के तीन, तो 30 का ये जो सीरीज है उसको रखा गया, और उसमें से 3 एमसीक्यू को डिस्कस किया गया। तो इस्लाम एक यूनिवर्सल कैसे रिलीजन है, तो इसके ऊपर डिस्कस किया, कि पैराग्राफ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। इस्लाम इज अ यूनिवर्सल रिलीजन दैट ट्रांसेंड्स कल्चरल एथिक्स एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ट्रांसेंड मतलब, इसका मतलब मावरा, आगे, दूर, बियॉन्ड, ठीक है ना, ये नहीं कि ये कुछ कल्चरल और एथनिक और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में ये बंद है, नहीं, ये हर तरह के इसमें कल्चर के लोग हैं, हर तरह के एथनिसिटी के लोग हैं, हर तरह के मुल्क के जो हैं इसमें इस्लाम में मानने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफरिंग अ कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ to its followers, founded on the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Quran. Islam emphasizes the oneness of God and the equality of all human beings. It calls for submission to God's will, which is reflected in the 5 pillars of Islam: faith, मतलब कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। These core practices unite Muslims worldwide, fostering a sense of community and shared identity. Islam's universality is also evident in its inclusive message of peace, justice, and compassion, Hamdardi, which appeals to diverse population across the globe. Through its teachings, Islam promotes moral conduct, social justice, and pursuit of knowledge, making it a relevant and adaptable faith for people in varied context and time. ओके, ये पैराग्राफ है, मुश्किल इसमें कोई वर्ड नहीं, आप एफएससी के स्टूडेंट्स हो, इंतहाई आसान रखे गए हैं, ठीक है। आपके इसको कम्प्रिहेंशन करना आसान है, ये मुश्किल वाले बिल्कुल नहीं है, सही है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछता है व्हाट आर द कोर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम दैट यूनाइट मुस्लिम वर्ल्ड वाइड एज मेंशन इन द पैराग्राफ। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो मुसलमानों को यूनाइट करती हैं? क्या मेडिटेशन, चैंटिंग या रिचुअल्स है? ऐसा नहीं है। फेस्टिवल्स, डांसेस या म्यूजिक है? तो ऐसा नहीं है। सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग्स या सेरेमनीज है? ऐसा भी नहीं है। जो स्पेसिफिक हैं वो हमारे पास देखो, जो स्पेसिफिक, ये तो जनरलाइज बातें इसमें आ जाती हैं सारी, लेकिन जो स्पेसिफिक डिस्कस की हैं वो हमारे पास आती हैं फेथ, प्रेयर, फास्टिंग, चैरिटी एंड पिलग्रिमेज। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। According to the paragraph, what does Islam emphasize about God and human being? The multiplicity of gods and the superiority of certain ethnic group, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा खुदाओं और कुछ जो एथनिक ग्रुप है उनकी बर्तरी, ऐसा नहीं है। द हायरार्की ऑफ डाइटीज, जैसा कि ग्रीक मैथोलॉजी में एंड द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू क्लासेस, नहीं जी। द ड्युअलिटी ऑफ गॉड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल वर्थ, ऐसा भी नहीं है। तो क्या डिस्कस किया गया पैराग्राफ में? द वननेस ऑफ गॉड एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, और नंबर थ्री पे हाउ डज द पैराग्राफ डिस्क्राइब इस्लाम्स मैसेज? एक्सक्लूसिव एंड रिजिड, एक्सक्लूसिव नहीं है, खास लोगों के लिए, सिर्फ खास खास के लिए नहीं, सबके लिए, और रिजिड सख्त भी नहीं है, ठीक है ना।
ट्रेडिशनल एंड अनचेंजिंग ऐसा भी नहीं है, रवायती और ना काबिल तब्दील ऐसा भी नहीं है, सिक्रेटिव एंड हिस्टोरिक ऐसा भी नहीं है। जो डिस्कस किया गया है वो फिर हमारा मैसेज कैसा है इस्लाम का मैसेज इंक्लूसिव, जो सबको लेके जो सब पर मुश्तमिल है, सबके लिए है, एंड एडाप्टेबल और इजी टू अडॉप्ट है, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट पैराग्राफ है, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें पूछता है, education is a cornerstone बुनियादी of a personal and societal development, providing individual with the knowledge, skills, and critical thinking abilities necessary to navigate and contribute to world effectively. It empowers people by opening doors to better job opportunities, fostering economic growth, and reducing poverty. ये काम करती है एजुकेशन। एजुकेशन आल्सो प्रमोट्स, क्या करती है, सोशल कोहेजन बाय टीचिंग वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, बर्दाश्त, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इट इनकरेजेस, मोटिवेट करती है लोगों को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, अच्छे फैसले करना, ठीक है ना, and active citizenship, which are essential for the functioning of democratic societies. Furthermore, education drives innovation and progress. Innovation किसको कहते हैं, जिद्दत को, progress तरक्की को कहते हैं, by nurturing, developing क्या, curiosity and lifelong love for learning, enabling individuals to adapt to changing circumstances and challenges। ठीक है, ये एजुकेशन को डिस्कस किया, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया, इसके ऊपर ये पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, व्हाट डज एजुकेशन एम्पावर इंडिविजुअल्स टू अचीव, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ नहीं, इन्हांस आर्टिस्टिक एबिलिटीज कर दी है लेकिन ये डिस्कस नहीं किया गया, ग्रेटर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं जी, जो चीज़ डिस्कस की गई है वो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एजुकेशन को इस चीज़ से लिंक कर दिया, हालांकि एजुकेशन का ये मकसद नहीं था अनफॉर्चुनेटली। सेकंड हमारे पास डिस्कस होता है, व्हाट हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन एज मेंशन इन द पैराग्राफ, बाय इनकरेजिंग कंपटीशन एंड राइवलरी, दुश्मनी और कंपटीशन नहीं जी, बाय प्रमोटिंग आइसोलेशन एंड इंडिविजुअलिज्म नहीं जी, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू डाइवर्स व्यू पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं करती एजुकेशन। एजुकेशन क्या करती है, बाय टीचिंग वैल्यूज सच एज टॉलरेंस, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3 पे, what role does education play in democratic societies according to paragraph? It discourages active citizenship? नहीं. It focuses solely on technical education? नहीं. It undermines democratic processes? नहीं. ऐसा नहीं है, तो क्या करती है, it encourages informed decision making and active citizenship. Okay? और एम्पैथी कहते हैं हमदर्दी को, ठीक है, इसके मीनिंग में आप याद रखें, एम्पैथी हमदर्दी को, रिस्पेक्ट इज्जत को, टॉलरेंस बर्दाश्त को। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।